चेतन भाई जी, नमस्कार आपको। नमस्कार सर, नमस्कार। जो हमारे साथी हैं यहाँ पर, हमारे जो विद्यालय शिक्षा के साथी हैं, सभी शिक्षक हैं हमारे। और जो जो चेतन भाई जी हैं, ये इस समय मल्टीनेशनल कंपनी में इस समय कार्यरत हैं। और ये विगत बहुत सारा समय सर ने हमारे यहाँ माइक्रोसॉफ्ट जो ट्रेनिंग चलती थी, टीचर्स ट्रेनिंग, उस पर इन्होंने कार्य किया है। और काफ़ी डिटेल में जो ये 15 दिवसीय ट्रेनिंग हमारी चलती थी, उसमें लोगों के साथ इन्होंने चीज़ें साझा की हैं। जब कंप्यूटर के बारे में लोगों के पास प्राथमिक जानकारी नहीं थी, तो सर ने टीचरों को उसकी जानकारी दी, ट्रेनिंग में प्रोग्राम्स यहाँ पे हैंडल किए उन्होंने। साथ ही साथ एक उस अवेयरनेस में कंप्यूटर के बारे में दी। तो बहुत सारे साथियों को हम जानते हैं जिन्होंने उस ट्रेनिंग के पश्चात बहुत सारे लैपटॉप्स, डेस्कटॉप अपने लिए, और अपने को डिजिटली जो है उन्होंने साक्षरता की ओर अपने को ले गए। आप सभी जान रहे होंगे कि 21 जो सेंचुरी है हमारी, उसमें लाइफ स्किल के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास भी डिजिटल जो लिटरेसी भी होनी चाहिए। और उसमें आज की डेट में जो ये पूरा साइबर वर्ल्ड है, उसमें बहुत सारी चीजें हम जितना भी सीखते हैं और फिर आगे की पीढ़ी उससे बहुत आगे निकल जाती है। तो कम से कम जो मिनिमम चीजें हैं, हम किस प्रकार से साइबर को देखें, साइबर को जाने, साइबर के कौन कौन से खतरे हैं उसके बारे में जानकारी हम अपनी प्राप्त करें। साथ ही साथ सुरक्षा के उपाय क्या क्या है हमारे पास, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अच्छी इस प्रकार से नहीं है कि जो मतलब डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उनका उनको ना देखता हो या फिर उस पर अपना कार्य ना करता हो। तो जो चेतन माई सर है, इनका काफी लंबा, मैं समझता हूँ कि 20-25 साल का एक्सपीरियंस उनका इस फील्ड में है। मैं सर से अनुरोध मैं इस करूंगा कि एक सरल भाषा में, जिससे हमारे टीचर उसको अपना भी सकें, साथ ही साथ उस चीज को फिर आगे लेकर के चले, अपने विद्यालय में बच्चों के बीच में बातों को शेयर कर सके। तो मैं आदरणीय माही जी को आमंत्रित व्यक्त कर रहा हूँ आगे के सेशन के लिए। माही जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आप सबको भी, शक्तिधर मिश्रा सर को भी नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि मैं वापस आज करीब 17 साल बाद आप सबके बीच में उस प्रांगण के अंदर पहुंच पाऊं। और करीब 2005 में हमारी आखिरी मुलाकात एज अ ट्रेनर हुई थी, 2006 में। और आज करीब करीब 17 साल हो रहे हैं जब मैं आप सबके बीच में यहाँ पर हूँ। और मैं एक सेशन में मैं चाहूँगा कि हम थोड़ा सा इसे इंटरेक्टिव सेशन रखें, अगर मेरे टीचर्स भी इसमें कुछ पार्टिसिपेट कर पाएं, ताकि इस सेशन को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। तो साइबर सिक्योरिटी, जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है हमारी आज की लाइफ में। कुछ चीज़ें मेरी इंग्लिश में होंगी, लेकिन मैं उनको आपको हिंदी में भी समझाऊंगा और बताऊंगा। और अगर आपके पास कोई सवाल हो तो प्लीज़ अपने सवालों को नोट करके रख लीजिए। बाद में जब हम इस सेशन की अंत की तरफ बढ़ेंगे तो हम इस पे डिस्कशन ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो मिश्रा सर, क्या वीडियो ऑन हो सकता है आपके? हाँ, बिल्कुल कर रहा हूँ, वीडियो ऑन कर रहा हूँ। जी जी। सो थोड़ा सा मैं देख पाऊँ टीचर्स भी हमारे जो सामने बैठे हैं। हाँ। तो आज काफी लंबे समय बाद ये मुझे मौका मिला कि मैं सभी टीचर्स के साथ में इंटरेक्ट कर पाऊँ। तो साइबर सिक्योरिटी, अच्छा साइबर क्या है? सबसे पहले तो ये जान लेते हैं साइबर क्या है। क्या आप लोगों में से कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज साइबर? आपकी समझ के अनुसार, मैं नहीं चाह रहा हूं कि आप मुझे एग्जैक्टली वो डेफिनेशन दें जो डेफिनेशन है। जो जिनके पास भी है वो आगे आके बता सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो साइबर, हमारा जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, ये पूरी की पूरी डिजिटल दुनिया को हम कहते हैं। जहाँ कहीं भी इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है या डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, ये सभी साइबर के अंडर आते हैं, राइट। जैसे आप पास सोशल मीडिया, आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं, अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, आप अपने मोबाइल बैंकिंग की जो एप्लीकेशन है उसे इस्तेमाल करते हैं, ये सभी साइबर सिक्योरिटी का पार्ट होते हैं, साइबर का पार्ट होते हैं। और जब हम इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर जाते हैं, और यहाँ पर मैं अब आपको बता दूं कि आज की डेट में तो
2 साल के बच्चे से लेकर जिसे थोड़ा सा बैठना भी आ गया है, नहीं भी बैठना आया है, तो हम उन बच्चों को किसी ना किसी तरह से अपने इस साइबर वर्ल्ड में धकेल देते हैं कि बच्चे जो हैं वो खाना नहीं खा रहे हैं, तो इसलिए हम जो है डायरेक्टली अपना बच्चे को थोड़ी देर वीडियो चला के दे दिया, यूट्यूब चला के दे दिया और हमारा काम हो गया। तो हम ये थोड़ा सा अपने काम को बचाने के लिए तो एक एक्टिविटी करते हैं, लेकिन हम ये नहीं देख पाते हैं कि इस एक्टिविटी से हम बच्चे को मोबाइल फोन की तरफ धकेल रहे हैं, उसका एडिक्ट बना रहे हैं, साइबर की तरफ धकेल रहे हैं। अब होता क्या है कि एक टाइम के बाद वही माँ बाप जिन्होंने कुछ समय पहले अपने थोड़ी सी जान बचाई थी, वो बेचारे बड़े परेशान हो जाते हैं कि सुबह से शाम तक मेरा बुला जो है वो मोबाइल फोन पर ही लगा है। वो है अभी 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, लेकिन वो मोबाइल फोन के बिना उसको खाना नहीं खाना है, मोबाइल फोन के बिना उसको बैठना नहीं है। जहां पापा या मम्मी का मोबाइल फोन दिखा वहां पे उसने फोन को उठा लिया। एक समय था, अगर आप याद करें हमारे आपके समय में, हम लोग जब खैर बहुत से हमारे आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके टाइम पे मोबाइल फोन था भी नहीं, राइट। हम लोग लैंडलाइन पे आते थे। मुझे याद है कि मेरा जो पहला BSNL का सिम है वो इसी प्रांगण के अंदर मुझे मिला था, और उस समय क्योंकि कोई और सिम हुआ नहीं करते थे, हालांकि उससे पहले मेरे पास आइडिया का एक सिम था, लेकिन BSNL का पहला सिम मुझे इसी प्रांगण में मिला था। अब होता क्या है कि जब ये बच्चे बड़े होते जाते हैं, अब उन्हें तो बहुत सी चीजें नहीं पता, इंक्लूडिंग आप लोगों को भी, जो लोग साइबर से अवेयर नहीं है। हम लोग बहुत सी ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से हम साइबर के दुष्परिणामों के चपेट में आ जाते हैं। ये दुष्परिणाम क्या होते हैं? ये दुष्परिणाम आपको मानसिक तौर पर भी कष्ट पहुंचाते हैं, ये दुष्परिणाम आपको आर्थिक हानि भी देते हैं, और सामाजिक हानि भी आपको झेलनी पड़ सकती है अगर हम छोटी सी कोई भी चूक कर दें तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, ऐसा नहीं है कि साइबर के फायदे नहीं है, साइबर के बहुत सारे फायदे हैं। इसी डाइट वर्कआउट के अंदर 2005 में, मार्च 2005 में मैंने एक टीचर्स ट्रेनिंग की थी। वो जो ट्रेनिंग थी, माइक्रोसॉफ्ट की ट्रेनिंग, वो 12 दिन की होती थी सुबह सर, जस्ट टू अपडेट यू। 12 दिन का एडवांस और 12 दिन का बेसिक प्रोग्राम। तो इस प्रशिक्षण में हम लोग बेसिक कंप्यूटर के बारे में सिखाते थे, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से हम कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं ये सारी चीजें बताते थे। एक्सेल के माध्यम से हम बच्चों की जो अंक तालिका बनती है उसको कैसे कैलकुलेट करके रख सकते हैं, और वर्ड के माध्यम से, MS वर्ड के माध्यम से हम ये बताते थे कि अगर आपको जो पत्राचार करना है अंतर्विभागीय, वो कैसे आप बनाएंगे और कैसे आप उसको करेंगे। तो 2000 आपको मैं बता दूं कि इसी टाइट वर्कआउट का एक में जब हमने एक प्रशिक्षण किया मार्च में, तो वहां पर आए थे मिस्टर परमवीर सिंह कठैत। श्री परमवीर सिंह कठैत मूलतः टिहरी जिले से थे, आज भी वहीं पर वो वापस पहुंच गए हैं अब तो। उस समय उन्होंने अपने पास एक प्रेजेंटेशन बनाया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उन्होंने तकरीबन, आज तो आप लोग उसको इस बात को समझ पाएंगे, करीब 1.5 GB का प्रेजेंटेशन था, जिसे बाद में सुधार करते करते वो तकरीबन 750 MB का आया। और उनका वो प्रेजेंटेशन जो है उसको प्रतिभाग कराया गया इनोवेटिव टीचर लीडरशिप अवार्ड, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का एक इंटरनेशनल कंपटीशन है, जहां पर जितने भी अध्यापक, जितने भी टीचर्स हैं, वो सभी अपने अपने प्रेजेंटेशन वहां पर डालते हैं। अध्यापक अध्यापिकाएं दोनों अपने प्रेजेंटेशन को रखते हैं कि वो किस तरह से क्लासरूम के अंदर इनोवेटिवनेस लेके आ रहे हैं, नवाचार लेके आ रहे हैं, किस तरह नए तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो वो प्रेजेंटेशन उनका इंडिया लेवल पर शॉर्टलिस्ट हुआ, फिर वो एशिया पैसिफिक लेवल पर गए, और उसके बाद वो इंटरनेशनल अवार्ड विनर भी बने। आज वो माइक्रोसॉफ्ट, NCERT सभी जगहों पर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। उनके जो प्रतिभाग हैं वो काफी सारे हैं,
और हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए भी वो बहुत सारे काम कर रहे हैं, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली। सो वापस आते हैं अपने साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम में। एक अचीवमेंट है टाइट वर्कआउट के लिए, मेरी बहुत वैल्यूबल याद है इस प्रांगण के लिए। तो साइबर सिक्योरिटी में होता क्या है कि जनरली हम जब काम कर रहे होते हैं तो हमें सेफ्टी की जरूरत होती है, हमें कुछ प्रिकॉशंस करने की जरूरत होती है। कहते हैं ना, सड़क के ऊपर चलते हैं, चौराहे के ऊपर रेड लाइट लगी होती है। रेड लाइट हमारी सुरक्षा के लिए है, ताकि हम सुरक्षित तरीके से इस रास्ते को पार कर पाए। और जब अगर हम उसको इग्नोर करते हैं या हम उसको दरकिनार करते हैं और रेड लाइट को क्रॉस करते हैं, तो हमारे एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और जो बहुत से केसेस में होता भी है। ऐसे ही साइबर के अंदर भी हमारे कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, जिन्हें अगर आप समझते हैं, उसे अगर आप फॉलो करते हैं, जो डूज एंड डोंट्स हैं, तो आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है आपकी सेफ्टी के लिए। न केवल आपकी सेफ्टी के लिए, आपको मैं बता दूं कि बच्चों की सेफ्टी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी बच्चे आपके विद्यालय प्रांगण में आते हैं, हम लोगों की कोशिश तो होती है कि हम उन बच्चों को वहां पर रोक पाए, बच्चों को मोबाइल फोन लाने से रोकें। लेकिन आज के माहौल के अंदर हम बहुत सारे बच्चों को नहीं रोक पाते। कारण क्या है कि अगर बालिकाएं आ रही हैं, तो बालिकाओं के केस में हमें उनको रखना पड़ता है कि ठीक है यार, वो बच्ची के परिवारजन जो है वो ज्यादा चिंतित होते हैं कि बच्चे स्कूल विद्यालय तक जाएं, विद्यालय से घर सुरक्षित वापस आए। तो कुछ पेरेंट्स जो आज की डेट में सक्षम हो चुके हैं, वो बच्चों को अपने मोबाइल फोन भी देते हैं। लेकिन होता क्या है कि उसके बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। इसे हम, जब बच्चों के साथ ऐसा कुछ होता है, जब साइबर के तौर पे कुछ ऐसा होता है, सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा होता है, तो हम उसे साइबर बुलिंग कहते हैं, राइट। जैसे बच्चे आपस में एक दूसरे को छेड़ते हैं ना, कि धमकाते हैं, अपने आप का जोर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही जब इंटरनेट के माध्यम से कुछ किसी ना किसी वजह से हम पेरेंट्स, जो बच्चे हैं वो किसी अलग मानसिकता के व्यक्ति के चंगुल में फंस जाते हैं, तो उसे हम उस सिचुएशन में हम उसे साइबर बुलिंग कहते हैं, जो बच्चों के साथ में होती है। अब आपको बता दूं कि ये साइबर सिक्योरिटी में पहली चीज तो है आपकी खुद की अवेयरनेस। अगर आप खुद अवेयर हैं, तो आप सब कुछ सही तरीके से कर सकते हैं, आप अपने आप को बचा सकते हैं, आप सुरक्षित तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद से अवेयर नहीं हैं, तो सिचुएशन में आपके सामने एक समस्या भी आ सकती है कि आप चपेट में आ सकते हैं किसी भी साइबर क्राइम के। अब समझिएगा, अगर जो भी व्यक्ति इस तरीके के कार्य करता है, जो कि किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए किए गए हैं, उसे हम साइबर क्राइम कहते हैं। और इंडिया के अंदर हमारा जो इंटरनेट से, जिसे हम साइबर क्राइम एक्ट भी कहते हैं, 2000 में इसे लागू किया गया था। आज ये काफी अमेंडमेंट के साथ में काम कर रहा है, जिसमें हर तरह के साइबर क्राइम से आपको बचाया जा सकता है, या हर तरह के साइबर क्राइम के लिए सजा भी है, राइट। तो अगर कोई साइबर क्राइम आपके साथ होता है, तो उसे छुपाए नहीं, उसे तुरंत अपने जो भी नजदीकी आपका पुलिस स्टेशन है, थाने में होता है ये, मेनली चौकी में आपको इस तरह की सुविधा नहीं मिलेगी। आज की डेट में बहुत से जो थाने हैं, बड़े थाने हैं, वहां पर आपको साइबर सेल मिल जाते हैं, जहां पर आप साइबर से संबंधित जो भी कंप्लेंट्स है वो आप कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये साइबर कंप्लेंट्स होती क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले होता है आइडेंटिटी थेफ्ट। ये मैं आपको एक एक करके आपको बताऊंगा। साइकोलॉजिकल ट्रिक्स, सोशल मीडिया रिलेटेड अटैक्स, डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड्स, राइट, अटैक टू मोबाइल एप्लीकेशंस, या वायरस अटैक्स ऑन पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। अगर आप अपनी दुनिया को आसपास देखेंगे, तो इसी तरीके के अटैक्स आपके ऊपर होते हैं, हो सकते हैं, अगर आप थोड़े से भी अवेयर अपने आप को ना रख पाए तो सबसे पहले बात करते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट का। आइडेंटिटी थेफ्ट क्या है? हम लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, राइट। सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी आपकी फोटो, आप अपनी फोटो डालते हैं, बच्चों की फोटो डालते हैं, कोई भी आपकी फोटो को लेकर एक डुप्लीकेट अकाउंट बनाता है, और उस अकाउंट से
वो आप ही के दोस्तों को कनेक्ट करता है। और जब वो लोग कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, ये बड़ा कॉमन फिनोमिना है आज की डेट में, जब वो लोग कनेक्ट हो जाते हैं तो वहां पर वो उनसे कहता है कि मैं ना, और खास तौर पे वो रात में 10 बजे 11 बजे देखेगा आपके कौन से रिलेटिव, कौन से दोस्त ऑनलाइन है। अरे यार, मैं ना आया था, फलानी जगह पे आया था, मैं बहुत बुरी तरीके फंस गया हूँ, मेरा कार्ड काम नहीं कर रहा है, मेरा इंटरनेट बैंकिंग चल नहीं रहा है, क्या तुम मुझे कुछ पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। अब आपने कहा, मेरा आपके मित्र ने कहा, अरे ये तो दोस्त मेरा बहुत अच्छा है, इसकी वजह से मुझे बड़ा फायदा होता है, मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है, तो क्यों ना इसकी मदद की जाए। वो कहते कि कितने करने हैं, बोले जी बस ये वाले पेटीएम पे कर दो, ये मेरे साथ में मित्र हैं उनका है, तो मैं उनसे ले लूंगा कैश। आप उसे फटाफट से 2000, 5000, 10,000 जो आपके ऊपर आपको ठीक लगता है आप उसे कर देते हैं। अब यहाँ पर दो तरह के क्राइम हो गए। एक, आपकी आइडेंटिटी को एक व्यक्ति ने चुराया जिससे उसने आपका हूबहू अकाउंट बनाया, और दूसरा आपके मित्र के साथ में एक फाइनेंशियल फ्रॉड कर दिया। तो ये आइडेंटिटी थेफ्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी आपको कभी आपके मित्र के साथ में, आपके किसी मित्र के अकाउंट से, कोई मिलते जुलते अकाउंट से आपके पास कोई रिक्वेस्ट आती है, फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, तो कृपया करके उसे कभी भी तुरंत एक्सेप्ट ना करें। उसे एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा सा समय लें, ताकि उसकी जो पहचान है वो आप सुनिश्चित कर पाए। ऐसा ही बच्चों के केस में भी होता है, और ऐसा ही आज की डेट में जो हमारे पुलिस के जवान हैं, आर्मी के जवान हैं, उनके लिए भी ये काम किया जाता है। क्या होता है कि बच्चों के केस में क्या होता है कि कोई मेल है तो उसको फीमेल के नाम से, या कोई फीमेल है तो उसे मेल के नाम से फ्रॉड रिक्वेस्ट भेजी जाती है। जब उससे वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है तो फिर वो नेक्स्ट लेवल पे जब बढ़ती है तो वहां पर साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आती है, जिसे हम एक्चुअली साइबर बुलिंग कहते हैं, जिसमें हमारे बच्चे जो हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा जिन्हें मोबाइल फोन तो बड़ा पसंद है और जो अपनी मर्जी से सब काम करना चाहते हैं, लेकिन समस्या यहाँ पर ये आती है कि वो उन लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं, और बहुत बार जब वो उस चंगुल में फंसते हैं तो वहां पर लोग जो हैं वो उनका गलत फायदा उठाते हैं, और ये गलत फायदा दोनों ही केसेस में होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की। लड़कियों के केस में वो ज्यादा चिंताजनक हो जाता है सभी परिवारों के लिए, और लड़कों के केस में भी वो उतना ही चिंताजनक होता है। सो इसलिए आपको इस बारे में जरूर अपने बच्चों को अवेयर करना चाहिए। अगर आपको कभी लगता है तो मैं आपके बच्चों के लिए भी, आपके विद्यालय के लिए भी एक ऐसा सेशन कर दूंगा। बच्चों में ये अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है कि बच्चे सिर्फ और सिर्फ अपने जान पहचान वाले लोगों से ही सोशल मीडिया, मोबाइल फोन, व्हाट्सएप से जुड़े। मैंने क्योंकि पेंडेमिक के दौरान सभी कुछ ऑनलाइन हो चुका था, तो मैंने अपने बेटे के लिए उसे एक टैबलेट परचेज करके दिया। उसमें मैंने वो व्हाट्सएप डाला जिसमें केवल और केवल हम लोग ही, मतलब परिवार के लोग ही उसमें कनेक्टेड है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि व्हाट्सएप का एक नंबर होता है, और नंबर्स पे कभी कभी गलत कॉल्स भी आते हैं। तो वहां पर उसके व्हाट्सएप पे जो नंबर है उस पे कभी कभी अननोन नंबर से कोई मैसेज या कॉल आता है। मैं आपको बता दूं, मैं इस मामले में मुझे बड़ी खुशी है इस बात को आपसे शेयर करते हुए कि मेरा बेटा मुझे खुद बताता है, वो 8 साल का है अभी, तो मुझे खुद बताता है, पापा ये पता नहीं अननोन नंबर से कॉल आया था, उसने मैसेज दिया था, मैंने तो उसका मैसेज खोला नहीं, उसको डिलीट कर दिया और उसके बाद उसको ब्लॉक कर दिया। ट्रस्ट मी, वो आज की डेट में इतना अवेयर है कि वो किसी भी अननोन नंबर से फोन नहीं उठाता है, कॉल नहीं उठाता है, जो व्हाट्सएप कॉल होती है। क्योंकि फोन तो नहीं है टैबलेट में, लेकिन जो व्हाट्सएप कॉल होती है उसको उठाता नहीं है, किसी मैसेज पे रिप्लाई नहीं करता है। और हालांकि वो उसकी मदर का नंबर था, तो कोई अननोन नंबर से
मदर का नोन हो सकता है, से भी मैसेज आता है तो उसको ब्लॉक कर देता है। तो हमें अपने बच्चों को अवेयरनेस देने की जरूरत है कि वो अपने जो भी कार्य हैं उन्हें सही तरीके से और बहुत ही सुरक्षित तरीके से कर सके। दो पॉइंट्स हमने बात करी। आइडेंटिटी थेफ्ट में एक काम और भी होता है जो कि बालिकाओं के लिए होता है, जो बहुत ही नुकसानदायक होता है, जिसमें बहुत से ऐसे साइबर थ्रेट्स हैं, साइबर फ्रॉड्स हैं। हालांकि ये उसके आसपास के लोग भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, कि बच्चे की फोटो लेकर जब हम फोटोज डालते हैं सोशल मीडिया में, तो बच्चे की फोटो लेकर उसे कुछ डिफरेंट टूल्स जो उपलब्ध होते हैं फोटोज में कोई भी बदलाव करने के, उनके माध्यम से हमारे बच्चों की फोटोज को अश्लील फोटोज में या अस्वीकार्य फोटोज में बदल कर या वीडियोस को अस्वीकार्य वीडियोस में बदल कर एक नए तरीके का साइबर फ्रॉड किया जाता है। ये काम आजकल बहुत से विद्यालयों में बच्चे भी आपस में कर रहे हैं। ऐसा ही एक किस्सा अभी गाजियाबाद जिले में हुआ है, जहाँ पे एक विद्यालय के बच्चे ने एक बालिका का गलत फोटो बनाया और उसे वायरल करने की धमकी दी, और शायद वायरल कर दिया। तो ये इस तरीके की जो चीजें होती हैं, इन पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बच्चों को सही रास्ता दिखाने की जरूरत है कि इस तरीके के जो क्राइम हैं, ये कुछ समय के लिए तो उनको आनंद दे सकता है, लेकिन असली जो समस्या है वो ये है कि ये उन्हें एक क्राइम की दुनिया में धकेल रहा है। और इसके लिए बहुत सख्त कानून है, जिस कानून की वजह से बच्चों के भविष्य पर बुरा असर पड़ सकता है। ये अवेयरनेस आप जैसे शिक्षक ही दे सकते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं, सोशल मीडिया रिलेटेड अटैक्स, इनमें से एक अटैक मैंने आपको शेयर किया कि आपका फेसबुक अकाउंट है, कोई भी गलत आइडेंटिटी बनाकर आपके ऊपर अटैक करता है। आपके पास सोशल मीडिया पर मैसेजेस आते हैं। अगर आप अपना पासवर्ड बहुत ही नॉर्मल रखते हैं, बहुत ही साधारण रखते हैं, या आप अपने कुछ चीजें नोट कर लीजिए। आप कभी भी अपने पासवर्ड को अपना डेट ऑफ बर्थ मत बनाइएगा, कभी भी अपने पासवर्ड को अपना फर्स्ट नेम या लास्ट नेम मत बनाइएगा, कभी भी अपने पासवर्ड पे अपना जो आपके जिस भी जगह पर आप रहते हैं उस जगह के नाम पर मत बनाइएगा, क्योंकि ये वो पासवर्ड्स होते हैं जिसमें कि जो कि या आपका मोबाइल फोन नंबर है, ऐसे पासवर्ड्स मत बनाइएगा। ये वो पासवर्ड्स होते हैं जो कोई भी आसानी से थोड़ी सी कोशिश के साथ में ही तोड़ सकता है। अब सुरक्षित पासवर्ड बनाने का तरीका क्या है? सुरक्षित पासवर्ड बनाने का तरीका है कि आप पासवर्ड में, इसे नोट कर लीजिए, एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स, अल्फा न्यूमेरिक लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर में आप @ अंडरस्कोर हैश इस्तेमाल कर सकते हैं। हैश सभी को पता है? वेरी नाइस। तो हैश आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और नंबर्स 0 to 9। अगर आप इन सबके कॉम्बिनेशन से एक पासवर्ड बनाते हैं तो आपका पासवर्ड बहुत ही सिक्योर पासवर्ड में से माना जाता है। तो आप आज ही अपने पासवर्ड को इस तरह से बनाएं कि आपके पासवर्ड सिक्योर पासवर्ड हो, चाहे वो आपका फेसबुक का पासवर्ड हो, चाहे आपके ईमेल आईडी का पासवर्ड हो, चाहे आपके इंस्टा का पासवर्ड हो, चाहे आपके बैंकिंग पासवर्ड्स हो। बैंकिंग पासवर्ड्स में भी बहुत बार हमें पिन डालने को मिलते हैं। वो पिन आप जरूर थोड़ा सा कोशिश करें कि वो यूनिक पिन्स हो। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ के ही 4 कैरेक्टर 4 नंबर्स उठा लेते हैं और उसको पासवर्ड में डाल देते हैं, ईयर को पासवर्ड में डाल देते हैं। उस तरीके की चीजों से बचें। सोशल मीडिया पे अगर आपके पास कोई भी रिक्वेस्ट आता है तो उस सिचुएशन में आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको एक स्क्रीन पर बहुत बार ऐसी सिचुएशन आ सकती है जब आपके पास एक रिक्वेस्ट आई है और वो रिक्वेस्ट फेक है, तो उसको पहचाने कैसे।
तो अगर आप मैं अभी आपको दोबारा थोड़ी देर में इसे शोकेस भी करूंगा। जब रिक्वेस्ट आती है तो उसके नाम के लास्ट में एक 3 डॉट्स बने होते हैं। हमेशा उन डॉट्स पे क्लिक करें। जैसे ही आप उन डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो डॉट्स जो हैं वो उसमें उसका नाम दिखाई देगा कि उसने किस नाम से बनाया। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं इसको कुछ देर के लिए रोक रहा हूँ। मैं आपको वो भी साथ ही साथ दिखाता हूँ। मैं जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आपको ये लाइव ही दिखा देता हूँ। सो उससे अगर आप किसी भी तरह से आपके पास जो भी फेक आईडी फेक रिक्वेस्ट आती हैं, अगर आप उन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो आपके अकाउंट से रिलेटेड संबंधित जो भी खास जानकारियां हैं उसे चुरा सकता है। तो कृपया करके इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप अपने जो भी आसपास के लोग हैं आसपास के जो भी आपके आईडीज हैं उन्हें आप बहुत सुरक्षित तरीके से रखें। चलिए मैं इस पे वापस आता हूँ। अभी थोड़ा सा मुझे नेट पे इशू आ रहा है, तो मैं वापस सेशन पे आता हूँ। मेनली वहां पर आपके जो आईडी आपके पास रिक्वेस्ट आती है उसमें आपके पास एक छोटा सा रिक्वेस्ट आता है जिसमें कि आइडेंटिटी होती है किसी भी यूजर की। तो वो यूजर की आइडेंटिटी को हमेशा चेक कर लें। नॉर्मल केसेस में, बहुत से केसेस में वो फ्रॉड आईडीज होती हैं या अल्फा न्यूमेरिक होती हैं। अगर अल्फा न्यूमेरिक है तो भी, और अगर फ्रॉड है, अगर ऑब्वियसली डुप्लीकेट नेम है, तो उसे कृपया करके कभी भी एक्सेप्ट ना करें। और अगर किसी जान पहचान वाले का नाम है जिसे आप जानते हैं तो कृपया करके उन्हें एक बार फोन करके जरूर बात कर लें कि क्या आपने मुझे कोई नई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, या जो भी माध्यम से आप उनसे कनेक्टेड है। दूसरा, आप अपनी फ्रेंड लिस्ट को एक बार जरूर चेक कर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ऑलरेडी मेरी फ्रेंड लिस्ट में हैं। अगर वो आपकी फ्रेंड लिस्ट में हैं तो एक चांस ये है कि उनका पुराना अकाउंट हैक हो गया हो जिसकी वजह से वो उन्होंने दूसरा अकाउंट बनाया है। और दूसरा ये कि हो सकता है कि वो रेगुलरली उनके अकाउंट को किसी ने कॉम्प्रोमाइज किया हो, उनकी डुप्लीकेट आइडेंटिटी बनाई। आपकी भी आइडेंटिटी डुप्लीकेट हो सकती है, आपके मित्रों की भी हो सकती है। अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपके अकाउंट्स में कभी भी कोई सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड्स, जैसा कि आरबीआई की गाइडलाइंस है कि कोई भी बैंक किसी भी कस्टमर से, किसी भी स्तर के कस्टमर से, चाहे वो जो हमारे ग्रामीण बैंक जो हमारे खुलते हैं, जो खाते जनधन खाते खुलते हैं वो हो, या फिर कोई अरबपति असामी हो, किसी भी व्यक्ति को कभी भी कोई भी बैंकिंग ऑफिशियल फोन करके आपको कभी भी ये रिक्वेस्ट नहीं कर सकता कि आप अपने केवाईसी करा लीजिए, या केवाईसी मुझे बता दीजिए, मैं आपकी केवाईसी यहीं से कर देता हूँ। कुछ भी नहीं। अगर आपको कभी भी ऐसा कोई फोन आता है जो आपसे कहता है कि आप केवाईसी करा लीजिए, तो कृपया करके बैंक में जाकर ही अपनी केवाईसी कराएं। उससे पहले अपनी केवाईसी ना दें, कोई भी इंफॉर्मेशन फोन पे ना दें। ये आरबीआई की बहुत ही सख्त गाइडलाइंस हैं। दूसरा होता यह है कि बहुत बार हम किसी ऑनलाइन बैंकिंग के किसी प्रोडक्ट से जो हमें दिख रहा है, कोई
कपड़े हो सकते हैं, कोई मोबाइल फोन हो सकता है, कोई भी ऐसा सामान जो इंटरनेट पर बिक रहा है जिसमें हमें इंटरेस्ट है और हम उसकी रिक्वेस्ट भेजते हैं, अगर वहां से आप उसकी एक्चुअल आइडेंटिटी इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं तो किसी भी पेमेंट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना करें। बहुत से लोग कहते हैं कि जी हम आपका फलाना काम करा रहे हैं, उसके लिए आपको हम एक लिंक भेज रहे हैं, कृपया करके उस लिंक को आप ले लीजिए। केवाईसी के लिए हम आपको लिंक भेज रहे हैं, उस लिंक को आप एक्सेप्ट कर लीजिए और उसको एक्सेप्ट करने के बाद आप अपना केवाईसी खुद से कंप्लीट कर लीजिए। प्लीज कृपया करके जब तक वो ऑथेंटिकेटेड ना हो तब तक ऐसी किसी भी एक्टिविटी पे वो एक्सेप्ट मत कीजिएगा। होता क्या है कि वो एक लिंक भेजते हैं, वो एक क्यूआर कोड का लिंक हो सकता है, वो किसी वो आपके अकाउंट से कुछ इंफॉर्मेशन को पैच करने का लिंक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो आपके उस लिंक को लेते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन को लेते हैं और इंफॉर्मेशन लेने के बाद वो आपसे मांगते हैं ओटीपी, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये होता है कि बहुत बार अगर वो ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो आपका सिम चलना बंद हो जाता है, नेटवर्क नहीं दिखता है। अगर कभी भी ऐसा कुछ होता है कि जहां पर सिम आपका चलना बंद हो गया है तो तुरंत अलर्ट हो जाएं और ये इंश्योर करें कि कहीं वो सिम एक्चुअल नेटवर्क की वजह से बंद हुआ है या फिर आपके सिम को कॉम्प्रोमाइज किया गया है। तो कृपया करके इस चीज को जरूर इंश्योर करें और अगर वो सिम कॉम्प्रोमाइज किया गया है तो तुरंत अपने बैंकिंग जो कस्टमर केयर होता है उसे कॉल करके कृपया करके बता दें कि आपका जो सिम है, आपके जो अकाउंट्स हैं उन्हें कृपया ब्लॉक कर दिया जाए टेम्परेरी। हमेशा ध्यान रखिएगा, टेम्परेरी ब्लॉक किया जाए। तीसरा, अगर आपको कभी भी कस्टमर केयर से बात करनी है तो गूगल पे सर्च करके गूगल करने के बाद कोई भी नंबर डायल मत करें, वो एक फ्रॉड नंबर हो सकता है। हमेशा बैंक की वेबसाइट पर जाएं, वहां पर लिखे हुए नंबर को ही इस्तेमाल करें फोन कॉल करने के लिए। ये तो हो गए टाइप्स ऑफ फ्रॉड। क्या मैं बैंकिंग के फ्रॉड होने के बाद अपने आप को बचा सकता हूं? हाँ, बिल्कुल बचा सकते हैं। अगर आप 72 घंटे के अंदर ऐसे किसी भी फ्रॉड को रिपोर्ट कर देते हैं तो आपके पैसे बचने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बशर्ते उसने अगले मिनट में पैसे सारे निकाल ना लियो। लेकिन उसका भी एक तरीका बताऊंगा आपको। हम नॉर्मली आज की डेट में फोन पे से क्यूआर कोड के, फोन पे, पेटीएम वगैरह से क्यूआर कोड की पेमेंट्स करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि कभी अगर आपको लगता है कि कोई गलत पेमेंट हो गई है तो जैसे ही वो आपके सामने स्क्रीन आता है जिसमें आपको लिखा होता है कि दिस ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट, वहीं पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा इशू रिपोर्ट या इशू पेमेंट, रिपोर्ट इशू। तो वो जो आपका इशू है, जो प्रॉब्लम है, जैसे ही आप उसको रिपोर्ट करेंगे वहां से उनका एक्टिवेशन इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप तुरंत रिपोर्ट कर देंगे तो वो आपके अकाउंट में रिवर्ट हो जाएगा। अगर आप उसे विदिन 72 आवर्स रिपोर्ट कर देते हैं तो अगर कोई बड़ा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फ्रॉड हुआ है तो उस सिचुएशन में आपके, हालांकि ये छोटे अकाउंट्स के लिए भी है, आपका जो अमाउंट है, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, अगर वो कॉम्प्रोमाइज होके आ रहे हैं तो सिचुएशन में आपके पास ये राइट्स होते हैं कि आप अगर उस कंप्लेंट को करते हैं और वो कंप्लेंट सही पाई जाती है तो हर अमाउंट के पीछे एक इंश्योरेंस होता है आरबीआई का। वो एक लंबा प्रोसेस होता है, डिफरेंट लेवल्स पे आपको रिपोर्ट करना होता है। अगर कभी भी आपके पास फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाए किसी भी आपके मित्र के साथ, बैंकिंग फाइनेंशियल फ्रॉड, और वो ये एस्टेब्लिश हो जाए कि बैंक की गलती की वजह से ये ट्रांजैक्शन हुआ है, तो आप
आप उस सिचुएशन में आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उतनी ही अमाउंट को वापस पाने के हकदार। सो ये एक फाइनेंशियल फ्रॉड से हमें प्रिवेंशन भी देता है। मैं आपसे एक कुछ समय के लिए एक अनुमति चाहूंगा। मैं जस्ट आई एम कमिंग बैक, एक इम्पोर्टेंट कॉल। सॉरी। तो आपका जो भी बैंकिंग एक्टिविटी है उसमें आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि अपने आप को बड़े बैंकिंग फ्रॉड से बचा सके, फाइनेंशियल फ्रॉड से बचा सके। फिर से बोल रहा हूँ, कभी भी बैंक केवाईसी नहीं करता है, कभी भी बैंक केवाईसी फोन पे नहीं करता है। पेटीएम, फोन पे, इनके जितने भी केवाईसी के जो कॉल्स आप लोगों के पास आते हैं, बहुत से लोगों के पास पहुंचते हैं, कृपया करके उनको कभी भी इंटरटेन ना करें। कोई भी ऑनलाइन लॉटरी जिसमें आपने कभी भी कोई प्रतिभाग नहीं किया है, कृपया ऐसी किसी भी ऑनलाइन लॉटरी में बड़े उत्साहित होकर उसमें प्रतिभाग ना करें जिसमें आपको अवार्ड मिल गया हो। मैं एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाता हूँ कि मैं उस समय अजमेर में था, कुछ स्कूलों की विजिट कर रहा था। मेरे पास एक कॉल आया, उसने मुझे बोला कि सर आपका ना एक लॉटरी में आपका नाम निकला है। अच्छा, देखिए कैसे हुआ था वो। मैंने रेडिफ मेल से रेडिफ की वेबसाइट से मैंने कुछ सामान मंगाया था। उस समय अमेजोन उतना पॉपुलर नहीं हुआ करता था। मैंने उससे कुछ सामान मंगाया था और वो सामान जब मेरे पास आया तो मैंने उसका जो आईडी था, जो कुरियर का आईडी होता है ना, वो कुरियर का आईडी उसने मुझे मेंशन किया कि ये आईडी से आपने सामान मंगाया था और आपका ये आईडी जो है वो लकी ड्रॉ में निकला है और लकी ड्रॉ में आपको हम एक गाड़ी देना चाहते हैं जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए है। तो मैंने कहा सर एक काम करो, आप जो गाड़ी है, गाड़ी में तो मुझे आप उतने अमाउंट का कैश दो, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए। तो बोले नहीं सर गाड़ी मिलेगी। मैंने कहा अच्छा उस एक आपको मैं बता दूं कि एक एप्लीकेशन है ट्रू कॉलर। अगर आप वो ट्रू कॉलर अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं, पहले तो ये विदेशों से ऑपरेट होता था बट अब इसने इंडिया में भी अपना ऑफिस बना लिया है, तो इसलिए अब ये थोड़ा सा सिक्योर हो गया है पहले के मुकाबले। तो वो ट्रू कॉलर पे अगर आप कोई भी नंबर डालेंगे तो उस नंबर के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ट्रू कॉलर मुझे बता रहा था कि वो मुंबई का नंबर है, सॉरी झारखंड का नंबर है, और जिसने मुझे कॉल किया वो मुझे बोल रहा है कि मैं इस समय अहमदाबाद से बोल रहा हूँ और सामान जो है वो तो मैंने मुंबई से मंगाया था क्योंकि रेडिफ का ऑफिस मुंबई में है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा अच्छा ये बताइए कि आप मुझे गाड़ी देंगे तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कहाँ का होगा? कानपुर का रजिस्ट्रेशन देंगे जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, या झारखंड का देंगे जहां से आप मुझे कॉल कर रहे हैं, या अहमदाबाद का देंगे जहां से आप क्लेम कर रहे हैं, या फिर मुंबई का देंगे जहां पर आप क्लेम कर रहे हैं कि कंपनी है। तो बंदे ने दाएं बाएं देखना शुरू किया। तो मैं थोड़ी देर उससे इधर उधर की बातों में लगा के मैं उससे समझने की कोशिश कर रहा था कि वो कर क्या रहा है। फिर थोड़ी देर बाद जब मैंने उसको बोला, मैंने कहा आप जहां से भी बोल रहे हैं तो या तो आप मुझे कैश ही दे दीजिए, ज्यादा बेहतर है, मैं रजिस्ट्रेशन में इतना पैसा क्यों लगाऊं। तो बंदे ने फोन काट दिया क्योंकि उसको समझ में आ गया कि यहाँ पर मेरी दाल गलने वाली नहीं है। तो कृपया करके किसी भी तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म फ्रॉड्स के अंदर ना फंसे और कभी भी ऑनलाइन किसी भी केवाईसी को ना दें। अगर कोई लॉटरी ऐसी है, मैं आपको अगर दिखा दूं, मेरा ईमेल आईडी का जो स्पैम फोल्डर होता है, आप लोगों को अगर पता होगा, बल्क और स्पैम फोल्डर, अगर मैं दिखा दूं
तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं एलन मस्क, अनिल अंबानी, धीरू भाई अंबानी सबको पीछे छोड़ सकता हूँ। इतना पैसा मेरे पास आ जाएगा अगर मैं वो सारी लॉटरी इकट्ठी कर लूँ जितने मेरे पास ईमेल आए। सो वो सभी फ्रॉड होते हैं, आपको किसी ना किसी तरह से फंसाने की कोशिश होती है ताकि आप चंगुल में फंसे और जो भी वो पैसा बेनिफिट लेना चाहते हैं वो आपसे ले लें। और बहुत बार ऐसा भी होता है, आपको एक बात और बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। बहुत से लोग सोशल मीडिया पे आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमें ना कुछ पैसे की जरूरत है। आप बोलते हैं सर कितने की जरूरत है? वो बोलते हैं सर 200 रुपए की जरूरत है। अब आप सोचेंगे कि यार 200 रुपए की जरूरत है, ये तो मैं आराम से दे भी सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। वो आपको 200 रुपए का वो कहता है कि ठीक है कैसे देना है? बोले सर पेटीएम कर दीजिए या फोन पे कर दीजिए, जो भी है। तो बोलेगा ठीक है आप बताइए मुझे क्यूआर कोड भेज दो, आपको एक क्यूआर कोड भेज देगा। लेकिन क्यूआर कोड के अंदर आप कौन सा लिंक छुपा है, क्या लिंक छुपा है, आपको नहीं पता। इस तरह से भी वो 200 रुपए के चक्कर में आपको 20,000 या 2 लाख रुपए का नुकसान भी हो सकता है। सो कृपया करके इस बात का भी ध्यान रखें। डेफिनेटली आप लोगों के पास आपकी हैबिट है, आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं जो कि लोगों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इतने भी अच्छे ना बने कि अननोन साइबर पर्सन को आप कोई पैसा डोनेट करें। वो डोनेशन भी आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। अगला है अटैक्स थ्रू मोबाइल एप्लीकेशंस। हम लोगों को मोबाइल एप्लीकेशंस डाउनलोड करने की बहुत हैबिट है, और खास तौर पे बच्चों को जो कि गेम्स भी डाउनलोड करते हैं। समय समय पर अगर आप अपने न्यूज़पेपर्स पर ध्यान देंगे तो सरकार की तरफ से रिपोर्ट आती रहती है कि फलानी एप्लीकेशन जो है वो नुकसानदायक है, फलानी एप्लीकेशन जो है वो नुकसानदायक है। तो या फिर अभी जैसे कुछ एप्लीकेशन ऐसी आई थी जिन्हें सरकार ने बैन कर दिया, तो हम सोचते हैं कि वो बैन वाली एप्लीकेशंस को ना डायरेक्टली डाउनलोड करके और उसे हम इंस्टॉल कर लें। तो कृपया करके इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत सी एप्लीकेशंस फ्रॉड हो सकती हैं। हमेशा कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने से पहले, चाहे आप उसे डायरेक्टली इंस्टॉल, पहली चीज तो डायरेक्टली इंस्टॉल कभी भी मत कीजिएगा। हमेशा गूगल प्ले स्टोर से या iOS स्टोर से ही उसे डाउनलोड कीजिएगा। जो एप्पल फोन्स आते हैं उनका जो स्टोर है उसी के थ्रू डाउनलोड कीजिएगा, या सैमसंग का अपना एक गैलेक्सी स्टोर होता है उसके थ्रू ही डाउनलोड कीजिएगा। इन जगहों के अलावा कभी भी डायरेक्ट कोई फाइल आपको भेज दे इंस्टॉल कर लो चला लो, कभी भी ऐसी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल मत कीजिएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी आप इंस्टॉल करने जाते हैं एप्लीकेशन, कोई भी नई एप्लीकेशन जो कि नई किसी तरीके का कोई नया फीचर आपको दे रही है, तो हमेशा पहले तो ये देखिए कि उसकी रेटिंग क्या है। रेटिंग अगर 4 के ऊपर है तो बहुत ही सुरक्षित है उसे इस्तेमाल करने के लिए। हम लोग रिव्यू देते हैं ना, रिव्यू अगर वो 4 से ऊपर है सुरक्षित है इस्तेमाल करने के लिए। उसके नंबर ऑफ डाउनलोड्स कितने हुए, नंबर ऑफ डाउनलोड्स बहुत से केसेस में अगर कोई अच्छी एप्लीकेशन है तो उसके लाखों में होते हैं। अगर वो कुछ 100 में है या सैकड़ों में है, 1000 में है, तो कृपया करके उसे अवॉइड करें डाउनलोड करने के लिए। हाँ, अगर आपकी किसी मित्र की एप्लीकेशन है तो एक अलग बात है। तीसरा, जो उसमें नीचे रिव्यू दिए होते हैं, वो रिव्यू अगर आप देखेंगे तो उन रिव्यू से भी आपको पता चल जाएगा कि ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए सुरक्षित है या नहीं है, जो गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर के अंदर ही आपको मिल जाए। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। बहुत से मोबाइल एप्लीकेशंस में हम जब, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन बहुत अच्छी है, दिख रही है, लेकिन जैसे ही हम उसे इंस्टॉल करते हैं तो कुछ वो परमिशन हमसे मांगता है। आपके कैमरे का परमिशन मांगता है, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स का परमिशन मांगता है, आपके लोकेशन का परमिशन मांगता है। कृपया करके कोशिश करें कि ऐसे एप्लीकेशंस में बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव परमिशंस दें। आपके पास आता है ना अलाउ, डोंट अलाउ, नॉट दिस टाइम, तो हमेशा सोच समझ कर ही उस एप्लीकेशन को परमिशंस दें कि उसे उसकी जरूरत है भी कि नहीं। हम कहते तो हैं कि हमारी पर्सनल सिक्योरिटी
कि हमारी पर्सनल सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, पर्सनल इंफॉर्मेशन से। हम अभी जैसे आधार जब आया था तो सबने कहा कि जी हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो लीक हो जाएगी, हमारा ये हो जाएगा, हमारा वो हो जाएगा। लेकिन हम लोग तो खुद जब हम डिजिटल वर्ल्ड में काम करते हैं तो हम खुद परमिशंस देते हैं कि हमें क्या अलाउ करना है, क्या नहीं अलाउ करना है। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिए, जब भी कोई मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करे तो कृपया करके उसका जो लिंक है उससे वेरीफाई जरूर कर लें कि वो एप्लीकेशन एक्चुअली में डाउनलोड करने लायक है भी कि नहीं। नेक्स्ट, अगर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो उस पर वायरस अटैक्स होने के चांसेस होते हैं। हमें कोई ईमेल आता है, उसके अंदर कोई अटैचमेंट होता है। आजकल बहुत से ऐसे, मैं आपको बताऊं, मेरा एक कभी मैंने खुद ही एक कंप्लेंट लॉग की हुई है, उसका भी डिटेल बताऊंगा कहाँ आप लॉग कर सकते हो अगर आप साइबर थाने नहीं जा सकते हो तो। मेरे पास एक ईमेल आया जो कि कह रहा था कि आपका 45,000 रुपए का TDS अमाउंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ड्यू दिख रहा है, तो कृपया करके आप नीचे दिए हुए फॉर्म को भरें ताकि हम आपका इनकम टैक्स का जो भी क्लेम है उस पर रिम्बर्स करें। अब उसके नीचे उन्होंने बड़े अच्छे से हेडिंग जो नाम दिख रहा था वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दिख रहा था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। नीचे उन्होंने सिग्नेचर के अंदर बाकायदा कमिश्नर के डिटेल्स डाले हुए थे, लेकिन बस वो गलत अकाउंट पे आ गया था। तो मैंने उसको जब थोड़ा सा और खंगाला कि जब हम उसको CC वगैरह देखते हैं तो उसके अंदर जब मैंने देखा तो उनका जो डिटेल था, ईमेल आईडी का जो लास्ट नेम होता है, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो भी वेबसाइट होती है या जो भी ईमेल आईडीज होती हैं या गवर्नमेंट की जो भी ईमेल आईडीज होती हैं वो या तो वो gov.in से ही खत्म होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने ऑफिशियल ईमेल आपको भेजा है तो उसका आखिरी जो होगा वो या तो gov.in होगा या nic.in होगा। हाँ, किसी ऑफिशियल ने पर्सनल ईमेल आईडी से आपको कोई आईडी इंफॉर्मेशन भेजी है तो एक अलग बात है, अदरवाइज वो gov.in होगा या फिर nic.in होगा। NIC नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, जो कि हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के को साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है नेशनल लेवल पर। सो वो ईमेल आईडी जो था वो था तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दिखा रहा था, लेकिन जीमेल का आईडी था। अब मैंने इमीडिएटली उस सिचुएशन में हमारी एक नेशनल NIC की अपनी एक बॉडी है जिसे हम CERT-in कहते हैं, वहां पर मैंने जाकर, जो कि हमारा नेशनल बॉडी है साइबर थ्रेट्स को लेकर, वहां पर मैंने अपनी एक कंप्लेंट लॉग करी। कंप्लेंट में उन्होंने बोला कि हमने इसमें कुछ भी ऐसा नहीं देखा कि कोई थ्रेटनिंग हो। तो मैंने उनको क्वेश्चन था कि क्या आपके साथ में कोई ऐसा फ्रॉड हुआ, फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ। सो वहां पर मैंने ये मेंशन किया कि मेरे साथ नहीं हुआ क्योंकि मैं अवेयर हूँ, लेकिन ऐसे बहुत से लोग जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ईमेल देखने के बाद ही घबरा जाएंगे, वो लोग इसको लेकर एक्शन जरूर लेंगे और वो इस लिंक को फॉलो कर सकते हैं, तो उन्हें फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो सकते हैं उनके साथ में। आज की डेट में मेरी एक बाकायदा FIR लॉग है जो कि मेरे लोकल, जहाँ कानपुर में मैं रहता हूँ, वहाँ थाने तक भी आ चुके हैं और उसका इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी, जो भी डिजायर्ड इंफॉर्मेशन है वो मेरे से वो ले चुके हैं। तो आपकी अवेयरनेस आपको फाइनेंशियल फ्रॉड से बचा सकती है। सो वायरस अटैक्स क्या करते हैं? वायरस अटैक्स बेसिकली, बहुत से लोगों को लगता है कि वायरस जैसे कोरोना वायरस ऐसा कुछ वायरस होता है, जो लोग कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं है उनको ऐसा लगता है, लेकिन वायरस जो है बेसिकली एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि आपके कंप्यूटर का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है, और जो भी रिसीवर होता है, जो भी अटैकर होता है, उस तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है आपके कंप्यूटर की। इससे होता क्या है कि आपके कंप्यूटर में या तो आपकी फाइल्स को डिलीट करना स्टार्ट कर देता है, और बहुत बार आज की डेट में क्या होता है कि जो वायरस अटैक है वो आपके कंप्यूटर का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है।
हालांकि ये जनरल यूजर के साथ में नहीं होता है, ये सरकारी विभाग या बड़े विभागों के साथ में होता है जहाँ पे ज्यादा पैसे की डिमांड होती है। तो आपने अगर सुना होगा तो अभी कुछ समय पहले एम्स की वेबसाइट को हैक कर लिया गया था वायरस अटैक के थ्रू। वायरस आपके कंट्रोल ले सकता है, आपके फाइल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, आपके फाइल्स में डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकता है, आपके सिस्टम पे डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकता है। तो जब एम्स के ऊपर अटैक हुआ तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके सर्वर का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और सरकार को ये बोला, उस समय ये जो न्यूज रिपोर्ट्स आई थी, एग्जैक्टली हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, या हमारी एजेंसीज ने उसको रिलीज कराया। तो वो कंट्रोल लेने के बाद उन्होंने क्या क्या बोला कि आप हमें इतना पैसा दीजिए तभी हम आपके इस सर्वर का कंट्रोल आपको वापस देंगे। आजकल बिटकॉइन के मामले में बड़ा फेमस बिटकॉइन नाम का वर्ड चल रहा है। तो बिटकॉइन जो है वो बेसिकली एक वर्चुअल करेंसी है जो कि लोग मांगते हैं, जिसकी वैल्यू आज की डेट में बहुत ज्यादा है। हालांकि इंडिया में वो कम्प्लीटली बैन है और कम्प्लीटली इलीगल है बिटकॉइन के अंदर किसी भी तरह की कोई ट्रेडिंग करना। इंडियन करेंसी में आप इसकी ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो अगेन आप एक साइबर फ्रॉड का, साइबर क्राइम का हिस्सा बनते हैं। तो वायरस अटैक क्या करता है, बेसिकली आपके सिस्टम को करप्ट करता है और सिस्टम को करप्ट करने के बाद आपको अलग अलग तरीके के हार्म्स पहुंचाता है। आप अपने सिस्टम पे अपने आईडीज और पासवर्ड को सेव करके रखते हो किसी एक फाइल में, तो वो उस सिचुएशन में भी आपके लिए थोड़ा सा हार्मफुल है। हमेशा ध्यान रखिए, अपने पर्सनल डायरी के अंदर ही अपने आईडीज पासवर्ड रखिए और वो पर्सनल डायरी होनी चाहिए जो आप हर जगह कैरी ना करते। अगर आप अपने आप को साइबर फ्रॉड से, साइबर थ्रेट से बचाना चाहते हैं। तो कुछ बेसिक ये है हमारा वायरस अटैक। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स हैं, साइबर क्राइम्स हैं जो हमारे आसपास होते हैं, जिसमें हम अपनी अवेयरनेस के साथ में खुद को बचा सकते हैं। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट कुछ टिप्स हैं आपके लिए, जिसमें ये इंश्योर करें कि आप जो भी आपके मोबाइल फोन्स हैं या लैपटॉप्स हैं, उसमें आप जैसे अपडेट्स आते हैं ना आपके पास, हम लोग बहुत बार लगता है कि यार हमारा मोबाइल फोन से चल रहा है तो हम अपडेट अभी नहीं करते। कृपया करके अपने सारे मोबाइल एप्लीकेशंस को या लैपटॉप में जो आपके एप्लीकेशंस आपने डाले हैं, चाहे वो विंडोज ही क्यों ना हो, उन्हें अपडेट जरूर करते रहें जो भी लेटेस्ट पैचेस आते हैं। देन जो भी आपका सिस्टम है उसको आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जरूर डालें। मैं आपको अगर दिखाऊं यहाँ पर, तो मैंने भी अपने फोन पर, अपने लैपटॉप पर एंटीवायरस सिस्टम डाल रखा। ठीक है, आप सभी देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ। मैंने ये जो एंटीवायरस सिस्टम डाला है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लैपटॉप पे नहीं है, मेरे मोबाइल फोन्स को भी मैंने इससे प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो ये मेरे, अगर आप देख पाएंगे तो मेरे जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं, 3 डिवाइसेस हैं, उन पर भी मैंने इसे कनेक्ट करके रखा है, उस पर भी इंस्टॉल करके रखा। तो इससे क्या होता है, ये आपके वाईफाई का भी आपको सिक्योर करके चलता है, आपके डिवाइसेस को भी सिक्योर करके चलता है। तो हर तरह से आपकी जो प्रोटेक्शन है आपके डिवाइस की, वो यहाँ से होती है। तो कृपया करके हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपने डिवाइस पर एंटीवायरस जरूर इंस्टॉल करें। और एंटीवायरस एप्लीकेशन को भी बार बार
अपग्रेड करते रहना जरूरी है। जैसे अब आपने सुना होगा कि विंडोज 7 वो इस समय डिसकंटिन्यू हो चुकी है, यानी अगर आप अपने लैपटॉप या अपने डेस्कटॉप के अंदर विंडोज 7 इस्तेमाल करते हैं तो उसका कोई भी अपडेट आपको नहीं मिलेगा, और अगर अपडेट नहीं मिलेगा तो आपके लैपटॉप पर वायरस अटैक होने का खतरा हमेशा बना रहता है। कभी भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल ना करें। कहीं से भी हमने कुछ भी विंडोज इंस्टॉल करा लिया, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपका जो लैपटॉप है उस पे वायरस अटैक होने का खतरा जरूर होता है, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हमारा जो लैपटॉप है उसका जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो अपडेटेड नहीं होता। डेफिनेटली खर्चा बहुत आता है, थोड़ा सा खर्चा आता है, लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं होता। जिस समय हम लोग यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन किया करते थे उस समय एक लाइसेंस की कीमत करीब 40,000 के आसपास आती थी, 35 से 40,000 रुपए। लेकिन आज वही जो एक लाइसेंस है, अगर आपको घर पे इस्तेमाल करना है, कोई कॉमर्शियल इस्तेमाल नहीं करना है, तो 2,500-3,000 में मिल जाता है, और अगर प्रोफेशनल इस्तेमाल करना है तो वो भी आपको 5,500-6,000 रुपए में मिल जाता है, विंडोज का लाइसेंस जो आपको सिक्योर कर सकता है। हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो भी पिन या पासवर्ड आप बना रहे हैं वो हमेशा आपके लिए स्ट्रॉन्ग पिन और पासवर्ड होना चाहिए, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में भी बोला। आप कभी भी अपने नेट बैंकिंग का यूजर आईडी, पासवर्ड या पिन किसी भी थर्ड पर्सन से शेयर ना करें। अगर आपने शेयर किया तो सिचुएशन में आपको फाइनेंशियल लॉस या किसी भी और तरीके के लॉसेस झेलने पड़ सकते हैं, क्योंकि बैंक कभी भी आपको ये नहीं कहता कि आपको अपने पासवर्ड किसी और से शेयर करने चाहिए, इवन एटीएम भी नहीं। इसके अलावा हमेशा ध्यान रखिए कि जो आपका डिफॉल्ट पासवर्ड्स हैं, एडमिन पासवर्ड्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग हो, और राउटर का जो पासवर्ड है, जो वाईफाई, आजकल हम लोगों के पास वाईफाई डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं, वाईफाई का भी जो पासवर्ड है वो भी हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि वाईफाई जब हम लगाते हैं तो जो डिफॉल्ट पासवर्ड हमें दिख जाता है हम उसी को लगा लेते हैं। कभी भी उस डिफॉल्ट पासवर्ड के ऊपर रिलाय ना करें, हमेशा अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डेवलप करें। इसके अलावा कभी भी आप जब ब्राउज कर रहे हैं तो पब्लिक वाईफाई में, जब हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो बहुत बार हमें वहाँ पर फ्री वाईफाई मिलता है, बहुत से स्टेशन पर की फैसिलिटी अवेलेबल है, रेल वायर जो कंपनी है उसके थ्रू। तो कभी भी उस वाईफाई का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो कृपया करके उसमें कभी भी इंटरनेट बैंकिंग वगैरह का इस्तेमाल ना करें, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कभी आप वाईफाई ढूंढ रहे थे, एक वाईफाई आपको ओपन मिल गया मतलब उसमें पासवर्ड नहीं लगा हुआ था और आपने उससे कनेक्ट करके अपना इंटरनेट इस्तेमाल कर लिया, कृपया करके उसका भी कभी भी इस्तेमाल ना करें। चाहे आपका रेलवे स्टेशन हो, चाहे एयरपोर्ट हो, वहां पर कोशिश ये करें कि आप अपना चार्जर लगाकर ही अपने फोन को चार्ज करें। अभी कुछ ऐसे थ्रेट भी आए हैं जहां पर वहां पर जो आपको यूएसबी चार्जर्स मिलते हैं ना, जो चार्जिंग पॉइंट्स आपको मिलते हैं जिसमें केबल्स निकली होती हैं, हालांकि ये ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल ही ना करें या ऐसा हर जगह होगा, बट कुछ जगहों पर, छोटे प्लेटफॉर्म्स पर ऐसा आइडेंटिफाई हुआ था कि कुछ लोगों ने वहां पर फ्रॉड केबल्स लगाकर आप डेटा थेफ्ट करने की कोशिश करी। तो इसलिए पहले इंश्योर कर लें कि जो जिस भी प्लेटफॉर्म से आप अपने मोबाइल को कनेक्ट कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से सील हो, बंद हो। ऐसा नहीं हो कि वो खुला हुआ है, उसमें कोई हिस्सा खुला हुआ दिख रहा है आपको और आप उसी में आप अपना डिवाइस लगा रहे हैं, या फिर लगाएं तो डायरेक्टली अपने चार्जर को लगाते हुए पावर सॉकेट से ही अपने फोन को चार्ज करें, क्योंकि वहां पे आपको थोड़ी देर के लिए चार्ज करना होगा। और अगर आपके पास कोई ईमेल अटैचमेंट्स आते हैं वो स्कैम हो सकते हैं, उसके अटैचमेंट को कभी भी, खास तौर पे जो आपके स्पैम में आपके पास आते हैं या बल्क में आपके पास आते हैं, उनको कभी भी ओपन ना करें,
चाहे वो जितना भी लोक लुभावन इंफॉर्मेशन आपको शेयर कर रहे हैं। खास तौर पे हमेशा चेक करें कि टू में किसका ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है। टू में अगर आपका ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है तो भी इस चीज को इंश्योर करें कि क्या भेजने वाले को आप जानते हैं, नहीं जानते हैं। अगर टू में लिखा हुआ है अनडिस्क्लोज रेसिपेंट्स, तो कभी भी अपने उस ईमेल में जो भी अटैचमेंट आया है उसे ओपन ना करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जब भी आप जो भी अपना आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं, चाहे हम वो अपने किसी होटल में जाके दे रहे हो या किसी को इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, तो बिना ये जाने कि वो पर्सन उसे देखने के लिए एलिजिबल है, ना कोई अथॉरिटी का पर्सन आपसे मांग रहा है, तो पुलिस ऑफिसर मांग रहा है तो ऑब्वियसली आपको दिखाना। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन है, कोई थर्ड पर्सन आके आपसे कहता है कि भैया आप अपना आधार कार्ड दिखाइए या आधार कार्ड की कॉपी मुझे चाहिए, तो प्लीज कृपया करके पहले ये इंश्योर करें कि वो पर्सन सही व्यक्ति है कि नहीं। तभी अपने जो भी आपके पर्सनल आइडेंटिटी है या इंफॉर्मेशन हैं वो उनके साथ शेयर करें। तो ये कुछ जनरल टिप्स हैं आपके लिए स्क्रीन पर जो आपको दिख रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप खुद भी अवेयर रहें और बच्चों को भी अवेयर करें, और जिससे कि आप एक सुरक्षित एनवायरनमेंट में काम कर पाएं। हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट में सुरक्षित रहते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमें दुनिया से भी कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आज शायद ये जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है ये हमारे पास नहीं होती, तो शायद मैं आप लोगों से इस तरह से कनेक्ट नहीं हो पाता। मुझे याद है, सर को भी याद होगा, सर भी आपसे बहुत अच्छे से शेयर करेंगे, जब हम लोग वहाँ पर सेशन करते थे तो हमारे पास जो एक इंटरनेट की लाइन लगाई गई थी उसकी कॉस्टिंग इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि एक आम आदमी के तौर पर हम उस कॉस्टिंग का इंटरनेट अपने पास लगा पाए। लेकिन आज इंटरनेट हर जगह है, हमें बहुत सारी सुविधाएं हैं, हम उसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखने की बहुत सख्त ज़रूरत है कि हम सुरक्षित रहें और हमारा परिवार, हमारे आसपास के लोग, जो भी हमारे फ्रेंड्स फैमिली में आते हैं, वो सभी लोग सुरक्षित रहें और सुरक्षित तरीके से ही हम इसका इस्तेमाल कर सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम करता हूँ। अब आपके पास अगर कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक सवाल, तो आप पूछ सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। और मैं संदीप बदानी हूँ। और सर, एक आपने बताया बहुत अच्छी चीज़ है कि एक ही एंटीवायरस को हम 2-3 डिवाइसेज में जो है यूज़ कर सकते हैं, तो उसका प्रोसेस क्या है सर? देखिए, मैंने ऐसा बिल्कुल बताया कि एक एंटीवायरस को मैंने 2-3 डिवाइसेस में इस्तेमाल किया है, लेकिन उसके लिए मैंने 3 लाइसेंस लिए हैं। ठीक है, एक लाइसेंस के ऊपर नहीं कर रहा हूँ मैंने 3 अलग अलग लाइसेंस लिए हैं और 3 लाइसेंस को मैंने अलग अलग डिवाइसेस में डाला है। उसकी पेमेंट अलग अलग करनी पड़ेगी हमें जब हमें लाइसेंस नहीं, आज की डेट में आप एक बार में पेमेंट करते हैं, हाँ होगी अलग अलग, लेकिन आप एक ही बार में तीनों की एक साथ पेमेंट कर सकते हैं। एंटीवायरस एक ही होगा? एंटीवायरस एक ही होगा, आप अलग अलग डिवाइसेस में डाल दीजिए, क्योंकि जैसे मेरे पास 2 मोबाइल फोन है और एक लैपटॉप है। ठीक है, तो लैपटॉप को भी सिक्योरिटी मिलेगी लैपटॉप के हिसाब से और मोबाइल फोन को सिक्योरिटी मिलेगी मोबाइल फोन के हिसाब से। सर, जैसे मोबाइल के लिए आजकल कौन सा एंटीवायरस अच्छा रहता है या जो अच्छा काम करता है? देखिए, अभी जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो मेरा जो एंटीवायरस है वो अवीरा है। अवीरा, जी, थैंक यू सर। आप मैकेफे भी यूज कर सकते हैं।
मैकेफे में ही आपको मल्टीपल ऑप्शंस भी मिलते हैं, तो मैकेफे का भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सर। वेलकम सर। संभवतः सवाल नहीं है इनका कोई। अब एक सवाल ये कई बार उठता है कि आजकल ये कहते हैं कि विंडो में जब विंडो है 10 या 11 उसमें इनबिल्ट एंटीवायरस है विंडो डिफेंडर, तो उसके अतिरिक्त भी क्या आवश्यकता पड़ती है लगाने की एंटीवायरस? जी बिल्कुल पड़ती है। देखिए, विंडोज ने जब अपना एक एंटीवायरस बनाया, विंडोज क्या करता है सर, एक सिक्योरिटी शील्ड देता है। जी सर। सिक्योरिटी शील्ड देता है कि आपके डिवाइस के ऊपर जो पासवर्ड्स हैं वो बाहर डिस्पैच ना हो। डिस्पैच आप समझ सकते हो, जब हम कहते हैं ना इंटरनेट पे कुछ इन्फॉर्मेशन जाती है तो वो पैकेट्स में जाती है, तो वो पैकेट्स हमारे सिस्टम से रिलीज ना हो जिसमें कि पासवर्ड हो। लेकिन एंटीवायरस की जरूरत हमें क्यों पड़ती है कि हमारी जो फाइल्स हैं जब वो करप्ट होती हैं, या जो लेटेस्ट, मान लीजिए कि विंडोज का जो एंटीवायरस है वो तो 6 महीने में एक बार अपडेट होगा, है 5 महीने में एक बार अपडेट होगा, है 4 महीने में 3 महीने में एक बार अपडेट होगा। जो एंटीवायरस कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, वो रेगुलर रिसर्च करती हैं। आज रात में जो वायरस आया, बहुत बार उस कंपनी जो है वो इस लेवल पे काम कर रही होती है कि अगले दिन सुबह आपको कोई नया वायरस आया, आज रात में आया, तो अगले दिन सुबह आपको उसका प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो इसलिए जो हमारे थर्ड पार्टी एंटीवायरसेस हैं वो बहुत जरूरी हो जाते हैं। ओके सर, धन्यवाद। मैं अंत में सारे प्रतिभागियों की तरफ से श्री चेतन महल जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हालांकि मैं हमेशा उनको परेशान करता रहता हूँ और स्वीकार करते रहते हैं मेरी परेशानी को, तो और क्योंकि पुराने हमारे रिश्ते इनसे हैं, तो मैंने इस बार भी जब आपसे कहा कि मुझे करना है, तो कहा कि जब भी सर टाइम बता दीजिएगा, डेट बता दीजिएगा। तो इतनी छूट देने के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि आपने अपने व्यस्त समय में समय निकाला, तो मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर बिष्ट जुड़े हैं क्या हमारे साथ? हाँ सर, जी 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 सर। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप अंत में पुनः जो है चेतन महल जी का धन्यवाद ज्ञापित करें और इस सत्र को समाप्त करके जी जी घोषणा करें। हाँ सर जी। चेतन माही सर का धन्यवाद कि उन्होंने अपने में व्यस्त समय में से हमें समय दिया। ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ क्योंकि जो हाँ सर, ये जो साइबर सिक्योरिटी है, जो साइबर सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो दिन प्रतिदिन चेंज होते रहता है। तो सर ने कुछ बेसिक बातें हमारे साथ शेयर की, लेकिन भविष्य में क्या है कि हमें इसके जो नेक्स्ट वर्जन की तरफ हमें तैयार भी रहना पड़ेगा, कि कई बार नई जो साइबर वो जो क्राइम है या बाकी चीजें जुड़ जाती हैं। तो सर ने काफी बेसिक बातें हमारे साथ शेयर की, निश्चित रूप से हम सभी के काम आ रही होगी और हम अपने फिर अपने साथियों के साथ। म्यूट हो गए हैं आप शायद। नहीं सर, शायद नेटवर्क का इशू है। तो ठीक है, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जब पुनः हमको आवश्यकता होगी तो अपने समय। धन्यवाद सभी पार्टिसिपेंट का। हाँ बोले डॉक्टर बिष्ट जी, बोलिए। तो जब पुनः कभी हमारी आवश्यकता होगी तो आप मेरा सहयोग करेंगे, हमारे साथी इससे निश्चित तौर पर लाभान्वित। और अगर सर किसी भी विद्यालय में, अगर किसी विद्यालय को लगता है कि उन्हें अपने यहाँ कोई साइबर सिक्योरिटी के ऊपर कोई एक सेशन रखना है, सो वो आपसे कनेक्ट कर लें और आप मुझे बता दीजिएगा, सो वी विल डू दैट। कोई इशू नहीं है। ठीक है सर, तो ठीक है, इसी के साथ मैं इसको समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुबोध सर, आपका भी बहुत धन्यवाद। और शक्ति सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं इतनी वंडरफुल टीचर्स के साथ में वापस से कनेक्ट कर पाऊँ और वो पुराने दिन दोबारा से याद कर पाऊँ। सो इन्हीं शब्दों के साथ मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी का।